हेलो एवरीवन। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 2 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका निक नेम क्या था? ऋषि कपूर का निक नेम चिंटू था। ऋषि कपूर ने अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत जो की थी वो अपने पिता के निर्देशन में बनी फिल्म मेरा नाम जोकर से की थी। तब ये इनकी उम्र जो है 17 या 16 साल के ही ये उस समय थे और इसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट चाइल्ड एक्टर से नवाजा गया था। इसके बाद इनकी जो अगली फिल्म थी वो डिम्पल कपाडिया के साथ बॉबी थी और उसमें भी उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर जीता था। मतलब कि अपनी लगातार 2 फिल्में, एक फिल्म एडल्ट होने से पहले मतलब कि 18 साल उम्र के पहले इन्होंने की जो कि इनके पिता के निर्देशन की फिल्म थी मेरा नाम जोकर, और उन्हें इसके लिए नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड एक्टर से नवाजा गया। और फिर दूसरी फिल्म इनकी डिम्पल कपाडिया के साथ थी, इनकी जो एक्ट्रेस रोल में थी इनके साथ वो थी डिम्पल कपाडिया फिल्म बॉबी में। उसके लिए भी इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। फिल्म कपूर एंड सन्स 2016 के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से भी नवाजा गया और इन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2008 में मिला था। इनकी लास्ट फिल्म बॉडी थी जो कि 2019 में रिलीज हुई थी और अब ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हाल में किसे नियुक्त किया गया? यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में टी.एस. तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी टी.एस. तिरुमूर्ति। आईएफएस के इंडियन फॉरेन सर्विस के ये 1985 बैच के अधिकारी हैं। टी.एस. तिरुमूर्ति न्यूयॉर्क में जो सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। अभी तक हमारे भारत के जो संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि थे वो थे सैयद अकबरुद्दीन साहब और उनकी जगह आप टी.एस. तिरुमूर्ति जी लेंगे। इस समय यूनाइटेड नेशन में कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है। प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशन में उस देश का प्रतिनिधित्व करता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? प्रकृति को विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने। प्रकृति क्या है? प्रकृति का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। प्रकृति का फुल फॉर्म है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। मैं प्रकृति के फुल फॉर्म को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ये क्या है? प्रकृति एक वेब आधारित डैशबोर्ड है। भारत में आने वाले 3 सप्ताह तक की अवधि तक कोविड-19 के मामलों में प्रकृति राज्य और जिले की विस्तृत भविष्यवाणी करेगा। ये कैसे? भविष्यवाणी में क्या क्या चीज़ों को सम्मिलित करेगा? यह भविष्यवाणी में प्रशासनिक हस्तक्षेप, वायरस संक्रमण का संकट, मौसम के पैटर्न में बदलाव के कारण विभिन्न प्रभावों को समायोजित करके एक विस्तृत भविष्यवाणी करेगा। प्रकृति को किसने विकसित किया? प्रकृति को आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने अक्टूबर 21, 2020 तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा पीएसयू के रूप में निम्नलिखित में से किसे औद्योगिक प्रावधानों के अधिनियम 1947 के तहत घोषणा की है? बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में औद्योगिक प्रावधान अधिनियम के तहत घोषणा किया गया है। इसमें क्या होगा? जब भी कोई चीज सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा घोषित कर दी जाती है तो उसके कर्मचारी और अधिकारियों को स्ट्राइक पे जाने से रोक दिया जाता है कानूनी तौर पे। श्रम मंत्रालय द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत 21 अप्रैल 2020 से 21 अक्टूबर 2020 तक यानी कि 6 महीने के लिए बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया गया है। इससे बैंकिंग अधिकारी और बैंकिंग कर्मचारियों के स्ट्राइक पे जाने से रोक लगा दी गई है। यह निर्णय आर्थिक गतिविधियों को कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से उभारने के लिए लिया गया है। तो किसने
किस सेक्टर को केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है? ये सेक्टर है बैंकिंग उद्योग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने विश्व पुस्तक दिवस पर माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन लॉन्च किया। माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन लॉन्च करने वाला मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन को लॉन्च किया था। उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि जब हम किताब खोलते हैं या जब आप किताब खोलते हैं तो आप एक नई दुनिया खोलते हैं। और उन्होंने कहा कि किताबों को एक व्यक्ति की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबें जो होती हैं ये एक व्यक्ति की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जो व्यक्ति को प्रेरित करती हैं और जीवन के कठिन समय में सोचने और मार्गदर्शन करने के तरीके को भी दिखाती हैं कि जीवन के कठिन समय में कोई व्यक्ति कैसे अपना मार्गदर्शन करे, ये भी किताबों द्वारा ही हमें सिखाया जाता है। तो हैशटैग माई बुक माई फ्रेंडशिप कैंपेन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था पुस्तक दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर कमाने के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। जीवन शक्ति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। मध्य प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर बेचने के लिए प्रेरित कर रही है और सरकार प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान भी करेगी। मध्य प्रदेश के हमारे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के संकट के बीच भारतीय विदेशी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक, देखिए इसकी हिंदी क्या हो जाती है, भारतीय ओवरसीज मतलब कि विदेशी हो जाता है, लेकिन इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष उधार कार्यक्रम शुरू किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। इसने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष ऋण योजना की शुरुआत की है। इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है गुड पीपुल टू ग्रो विथ। इसके चेयरमैन TCA रंगनाथन जी हैं और MD और CEO इसके कर्णम शेखर हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रेटिंग और अनुसंधान के आकलन के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की संशोधित विकास दर क्या है? देखिए फाइनेंशियल ईयर 2021 मतलब कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक के समय को फाइनेंशियल ईयर 2021 बोलते हैं। तो फिच समूह का एक भारतीय सहायक है जिसको कहते हैं भारत रेटिंग और अनुसंधान। फिच समूह की ये भारतीय सहायक कंपनी है। इंडिया रेटिंग और रिसर्च ने फाइनेंस ईयर 2021 के लिए भारत की GDP का अनुमान 3.6 से घटाकर 1.9 कर दिया है। पहले भारत रेटिंग और अनुसंधान द्वारा भारत की जो GDP का अनुमान लगाया गया था वो 3.6 था। कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद इसको 3.6 से घटाकर 1.9 कर दिया गया है। फिच ये भारत रेटिंग और अनुसंधान ये फिच समूह की भारतीय सहायक कंपनी है। फिच ने स्वयं भारत की GDP का अनुमान वर्ष 2020-21 के लिए 0.8% का लगाया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 1.9% का अनुमान लगाया भारत रेटिंग और अनुसंधान द्वारा फाइनेंस ईयर 2021 में भारत की GDP का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSU का नाम बताइए जिसने दिल्ली और लेह में 20 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रॉनिक कारों को संचालित करने के लिए वैश्विक अभिव्यक्तियों का आह्वान किया है। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा समूह NTPC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी NTPC विद्युत निगम, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। NTPC विद्युत निगम ने दिल्ली और लेह में 10 हाइड्रोजन फ्यूल और 10 इलेक्ट्रिक कारों को संचालित करने के लिए वैश्विक अभिव्यक्तियों का आह्वान किया है।
तो एनटीपीसी ने दिल्ली और लेह में हाइड्रोजन फ्यूल और इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए वैश्विक अभिव्यक्तियों के लिए आह्वान किया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उद्योग का नाम बताइए जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के अप्रैल जनवरी की अवधि के दौरान कुल 14.35% निर्यात के साथ शीर्ष निर्यातक बन गया। वित्त वर्ष 2019-20 यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के दौरान भारत का रासायनिक और पेट्रो रसायन उद्योग 7.43% बढ़ा। और जब इतना बढ़ा और तो इसने कुल निर्यात कितना किया, 14.35%, लगभग दुगना हुआ। योगदान किया इसने 14.35% का। हम इसमें जो है हमारे रासायनिक मंत्री कौन है, हमारे मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैं सदानंद गौड़, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल हैं मनसुख एल मांडविया जी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि 14.34% निर्यात के साथ 2019-20 यानी कि अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक की अवधि में सबसे ज़्यादा निर्यात भारत से रासायनिक और पेट्रो रसायन उद्योग का हुआ है। हमारे रासायनिक और पेट्रो उद्योग के केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसके हैं मनसुख एल मांडविया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने माधवन मेमन की कैथोलिक सीरियन बैंक सीएसबी के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में 21 जुलाई 2020 तक की अवधि बढ़ा दी है। माधवन मेमन की अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अवधि को बढ़ा दिया गया है। सीएसबी यानी कैथोलिक सीरियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कैथोलिक सीरियन बैंक का मुख्यालय त्रिशूर केरला में है। कैथोलिक सीरियन बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है, इसका मुख्यालय त्रिशूर केरला में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने 252 करोड़ रुपए में रिलायंस कैपिटल की 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। एचडीएफसी ने रिलायंस कैपिटल की 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। एचडीएफसी का क्या है? एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी हाल ही में चाइना के सेंट्रल बैंक यानी कि पीपुल बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी का 1% शेयर खरीदा है और रिलायंस जियो का 9.99% शेयर फेसबुक ने खरीदा है। और ये जो रिलायंस जियो का 9.99% शेयर फेसबुक ने खरीदा है, ये अब तक का किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत की दूरसंचार कंपनी में सबसे बड़ा निवेश है। तो देखिए यहाँ 3 शेयर की बात हुई। पहला शेयर तो क्वेश्चन में ये है कि रिलायंस कैपिटल की 6.43% शेयर किसने खरीदा? इसे खरीदा है एचडीएफसी बैंक ने। दूसरा है एचडीएफसी बैंक का शेयर किसने खरीदा है? 1% शेयर एचडीएफसी का खरीदा है चाइना के पीपुल बैंक ने, जो कि चाइना का सेंट्रल बैंक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि रिलायंस जियो का शेयर किसने खरीदा? रिलायंस जियो का 9.99% शेयर फेसबुक ने खरीदा है। तो 3 शेयर की बात इसी क्वेश्चन के साथ हो गई है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन एचडीएफसी बैंक यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएसआईआर के तहत भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईसीटी ने निर्भरता को कम करने के लिए एपीआईएस और ड्रग्स इंटरमीडिएट विकसित करने और निर्माण के लिए LAXAI लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। सीएसआईआर आईआईसीटी कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, आईआईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये हैदराबाद में स्थित है। ये किसके अंतर्गत काम करती है? ये सीएसआईआर यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत काम करती है आईआईसीटी। आईआईसीटी सीएसआईआर के अंतर्गत कार्य करती है। आईआईसीटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये हैदराबाद में है। जबकि सीएसआईआर का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये
दिल्ली में है। आईआईसीटी ने दवा के विकास और निर्माण के लिए दवा कंपनी लेक्सी लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इससे क्या होगा कि इस समझौते से जो भारतीय दवा क्षेत्र है इसकी जो निर्भरता चीन पे है वो कम होगी। हम चीन से काफ़ी साल्ट वगैरह मंगाते हैं, तो ये समझौता इसीलिए किया गया है कि हमारी जो निर्भरता चीन पे है वो कम हो जाए। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? CSIR। आईआईसीटी कहाँ स्थित है? आईआईसीटी आपका स्थित है हैदराबाद में, जबकि अगर सिर्फ CSIR लिखा होता तो ये दिल्ली में स्थित होता। और आईआईसीटी CSIR के अंतर्गत कार्य करता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मेटल साइंसेज ने टाइबो मास्क विकसित किया है जो किसी भी बाहरी शक्ति के बिना संक्रमण के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए विद्युत प्रभार रखता है। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मेटल साइंसेज यानी कि CENS कहाँ पे, किस शहर में स्थित है? CENS गुरुग्राम, बेंगलुरु में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। CENS सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मेटल साइंसेज बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। इसने एक मास्क को विकसित किया है। इस मास्क के बीच की जो 2 परतें होती, मास्क अभी कोविड-19 के दौरान मास्क हम अपने चेहरे से ढक के चलने की बात हमेशा गवर्नमेंट कर रही है। तो जो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मेटल साइंसेज जो कि बेंगलुरु में स्थित है, उसने जो मास्क विकसित किया है उस मास्क के बीच में 2 परतें हैं। एक है पॉलीप्रोपाइलीन और दूसरी परत है नायलॉन की, जिससे ये ट्राइबो मास्क बिना किसी बाहरी शक्ति के मास्क में एक विद्युत आवेश उत्पन्न कर सकता है जो संक्रमण के प्रवेश को प्रतिबंधित कर देता है। जो ये मास्क बनाया CENS ने, इस मास्क के बीचों बीच 2 परतें डाल दी हैं, एक पॉलीप्रोपाइलीन और दूसरी नायलॉन की है। इन दोनों परतों की मदद से ये ट्राइबो मास्क जो है इसमें बिना किसी बाहरी शक्ति के एक विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है जो कि संक्रमण के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है। ये विद्युत आवेश संक्रमण के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है। ये विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है? ये विद्युत आवेश इसके बीच में, मास्क के बीच में 2 परतें डाली गई हैं पॉलीप्रोपाइलीन और नायलॉन की, उसकी वजह से जो है उत्पन्न होता है। क्वेश्चन था कि CENS यानी कि सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मेटल साइंसेज कहाँ पे स्थित है? सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मेटल साइंसेज बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल स्थित नवप्रवर्तक वासनी बाई ने हाल ही में क्रॉस परागण द्वारा किस फूल की 10 किस्मों को विकसित किया है? इन्होंने एंथूरियम फूल के 10 किस्मों को विकसित किया है। मीडियम डी वासनी बाई इनका पूरा नाम है। ये तिरुवनंतपुरम केरला की एक महिला प्रवर्तक हैं जिन्होंने एंथूरियम नामक पुष्प की 10 नई किस्मों को विकसित किया है। इन्होंने इन किस्मों को क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा विकसित किया है। एंथूरियम पुष्प सुंदर होने के साथ ही साथ जो हवा में पॉल्यूशन होता है उससे भी कुछ शुद्धता प्रदान करता है। तो एंथूरियम की 10 नई किस्मों को विकसित करने वाली हैं वासनी बाई, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम की एक महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमा खातून जिसे हाल ही में 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, यह किस खेल से संबंधित है? झूमा खातून भारत के लिए एथलेटिक्स रनिंग का खेल खेलती थी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये एथलेटिक्स रनिंग करती थी। इन पर प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का दोषी पाया गया। इन्हें जो है प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का दोषी पाया गया और इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया। क्या होता है कि जो एथलीट्स होते हैं ये अपनी शक्ति को, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करते हैं। जनरली ये स्टेरॉइड्स होती हैं ये दवाएं, तो और ये बैन है दवाओं इस तरह की दवाओं का बैन है कि आप अपनी नेचुरल शक्ति के अलावा आप आर्टिफिशियल शक्ति उत्पन्न करके दौड़िए, तो उसका सेवन करने पे खिलाड़ियों को बैन किया जाता है। तो झूमा खातून जो कि एथलेटिक रनिंग का खेल खेलती थी भारत के लिए, उन्हें 4 सालों के लिए प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने के आरोप में बैन लगा दिया गया, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है 4 साल के लिए। तो झूमा खातून एथलेटिक रनिंग खेलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो फुटबॉल ऑफ द फेम विली डेविस जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, यह किस देश से संबंधित हैं?
विली डेविस संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए फुटबॉल खेलते थे। इनका भी हाल ही में मृत्यु हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इस दिन का विषय क्या था? इस दिन का विषय था हरित भविष्य के लिए नवाचार। क्या है ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस? देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है कि कोई पेटेंट, जैसे कि नीम इंडिया का है तो इसे इंडिया पेटेंट करा ले। कोई चीज़ कोई लिख रहा है या कुछ कर रहा है तो उसे कॉपीराइट करा ले, जिससे कि जो चीज़ जिसकी है वो उसी की रहे, कोई उसकी पायरेसी ना कर सके। इसलिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस द्वारा लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाता है और शिक्षित किया जाता है कि कोई पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का क्या प्रभाव है, इसके बारे में लोगों को जागरूक और शिक्षित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में इसे मनाते हैं 26 अप्रैल को। इस साल का जो इसका थीम था ये हरित भविष्य के लिए नवाचार था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है? कौन सा दिन प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये एक तरीके की पक्षी होती है पेंगुइन, जो कि आर्कटिका बहुत ही ठंडे जगहों पे पाई जाती हैं। तो 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर रिमेंबर्स डे हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। चेरनोबिल किस देश में स्थित है? चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित है। यह दिन चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट के कारण आग लगने के वजह से जो आग लगी थी उसमें जो मतलब हुआ था उसको याद करने के लिए मनाया जाता है। 1986 में यह हादसा हुआ था और उस समय रेडियो एक्टिविटी के बादल पूरे चेरनोबिल पर छा गए थे और 2 दशकों से ज़्यादा समय तक यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव विकिरण को उत्सर्जित करते रहे थे। इस दिन को इसलिए मनाते हैं कि लोग न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पावर प्लांट के बारे में जागरूक रहें और इस तरह की घटना को आगे आने वाले समय में ना हो सके, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर रिमेंबर्स डे को मनाया जाता है। तो चेरनोबिल कहाँ पे है? ये यूक्रेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस छोटे वित्त बैंक का नाम बताइए जिसने डिजिजन नाम का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। लघु वित्त बैंक यानी कि छोटा वित्त बैंक ने डिजिजन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जना लघु वित्त बैंक ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि जना लघु वित्त बैंक ने डिजिजन नाम का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या है, इससे क्या होगा कि इससे ग्राहक कहीं भी कभी भी बचत खाता खोलने में सक्षम हो जाएंगे। जना लघु वित्त बैंक साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव है और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लघु वित्त बैंक है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु इंडिया में है और इसके एमडी अजय कंवल हैं। तो डिजिजन नाम का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जना लघु वित्त बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिक ने ब्राउन डॉर्फ पर हवा की गति को मापा है? पहले तो ये जान लेते हैं ब्राउन डॉर्फ क्या है। ब्राउन डॉर्फ एक सबस्टेलर ऑब्जेक्ट है। सबस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या मतलब कि जो ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में पाया जाता है, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले बॉडी को सबस्टेलर ऑब्जेक्ट कहते हैं। यही ब्राउन डॉर्फ है। ब्राउन डॉर्फ पृथ्वी से 32 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दूरी पर यह पृथ्वी से स्थित है। इस पर हवा की गति को नासा ने नापा है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नासा द्वारा ब्राउन डॉर्फ पर हवा की गति को नापा गया है। ब्राउन डॉर्फ क्या है? ये सबस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि अंतरिक्ष में पाया जाता है। इस पर हवा की गति 2293 किलोमीटर प्रति घंटा नापी गई है और इस हवा की गति को किसने नापा है?
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने डिजिटल स्टेथोस्कोप को विकसित किया है जो दूर से ही बीट सुन सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है? इसे विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने स्टेथोस्कोप क्या कहते हैं? क्या आप जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या देखते हो कि डॉक्टर हार्ट बीट को सुनने के लिए अपने कानों में दो चीज़ लगाता है और फिर एक चीज़ को हमारे चेस्ट पे रखते हैं, तो उससे क्या हार्ट बीट उनको सुनाई देती है। लेकिन अभी क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो करना है, तो डॉक्टरों के लिए आईआईटी बॉम्बे ने एक ऐसा स्टेथोस्कोप बनाया है जिससे कि दूर से ही वो हार्ट बीट, किसी व्यक्ति को हार्ट बीट को सुन सकता है। कोविड-19 में सोशल नॉर्म डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, इसलिए आईआईटी बॉम्बे ने डॉक्टर लोगों के लिए एक ऐसा स्टेथोस्कोप विकसित किया जिससे हार्ट बीट को दूर से ही सुना और रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ सिग्नल का उपयोग करके कोरोना वायरस कॉन्टैक्टिंग ट्रेसिंग तकनीक बनाने के लिए कौन सी स्मार्ट कंपनी गूगल के साथ संबंध में है? ये कंपनी है आपकी एप्पल। एप्पल ब्लूटूथ सिग्नल का उपयोग करके कोरोना वायरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तकनीक बनाने के लिए गूगल के साथ संबंध में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि ब्लूटूथ सिग्नल का उपयोग करके कोरोना वायरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तकनीक बनाने के लिए एप्पल गूगल के संपर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, शांति हीरानंद जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया है वो क्या हैं? ये एक शास्त्रीय गायक हैं। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। पद्मश्री अवार्ड भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहला अवार्ड भारत का हाईएस्ट है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। पद्मश्री से शांति हीरानंद को नवाजा गया था। ये एक शास्त्रीय गायक हैं। इनका निधन हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ, जबकि इनका जन्म लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।